पंजाब विधानसभा चुनाव आने से पहले कई गतिविधियां जो हैं शुरू हो गई हैं और नई नई पार्टियां जो है ग्राउंड पर उतर रही हैं। खासकर उनकी बात की जाए जो पंजाब की लोकल पार्टियां हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको हम अपने चैनल पर कई बार दिखाते रहते हैं और चुनाव से लेके सामाजिक स्तर पर कई एक्टिविटियों करते नजर आते हैं ताकि जनता को न्याय मिल सके और जनता के हित की वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। इस बार वो नए मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दा है, भारत गठबंधन फेडरेशन और सड़क हृदय पंजाब का, और किस तरीके से ये दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से ये तमाम नए चेहरों को मौका देंगे, चुनाव का क्या एजेंडा क्या है और कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन पर ये काम करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा इंद्रप्रीत जो ग्राउंड के नेता हैं, ग्राउंड के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है इस बार विधानसभा चुनाव की और गहरे मुद्दे जो हैं जिन पर आपका ये मानना है कि सरकार काम नहीं कर रही है, आपका ये मानना है कि सरकार ग्राउंड पर देख नहीं रही है, आपका ये मानना है कि सरकार वो एजेंडे हैं जिनको उठा नहीं रही है, जिनको आप उठाएंगे? देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि भाई सरकारें जब आती हैं तो अपने मैनिफेस्टो में वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, ये डेवलपमेंट लाएंगे, ये लाएंगे। तो एक तरफ तो जब वो सरकार परफॉर्मेंस देती है अपनी, तो हर साल सरकार होता है अपना एक बजट पेश होता है। उस बजट के अंदर वो बताते हैं कि भाई हमें कितनी कमाई हुई, कहाँ खर्चा हुआ, किस चीजों पे खर्चा किया गया और आगे कैसे हम डेवलपमेंट लाएंगे। राइट। उसके साथ में फिर आते हैं सामाजिक इशू, जिन सामाजिक इशू को वो देखते हैं। और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं और सेंट्रल एजेंसीज होती हैं वो भी फिर इस तरीके की रिपोर्टें बनाती है जहां पूरे स्टेटों में देश के क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है, ताकि एक कंपैरिजन हो सके कि आज इधर आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है, तो अलग अलग किन बेसिस के ऊपर आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है, कैसे सरकारें परफॉर्म कर रही हैं। इंडिपेंडेंट ही एजेंसियां करती हैं और ये सारी सरकारी और सरकारी प्रमोट एजेंसी है। तो मैं उसमें बताना चाहूंगा कि जैसे पंजाब हमने देखा कि आज के साथ पिछले चुनावों में भी सबसे बड़ा मुद्दा था वहां पे नशे का, उसके बाद था बेरोजगारी का, वादे करे गए थे डेवलपमेंट के। फिर जब हमने देखा कि जब करीब आए हम इलेक्शन के, तब हमने देखा कि जो फ्री के जुमले हैं जैसे बिजली फ्री, उसके बाद इलाज फ्री जी, उसके बाद हजार रुपए लेडीज के खातों में आएंगे। तो जो भी चुनाव आने जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से बिल्कुल दोबारा ऐसे हो सकता है जहां ऐसे फ्री की रेवड़ियां और फ्री की राजनीति दोबारा पंजाब के इलेक्शन में उतर सकती है। राइट। उसमें से जैसे अभी वहां सरकारों ने 10 लाख रुपए तक का बीमा 65 लाख लोगों तक पहुंचाने की मुहिम चलाई है। साथ में जैसे हमने देखा कि कई स्टेटों के अंदर इस तरीके से फ्री में डायरेक्ट कैश भी दिया जाता है लोगों को। तो कोई पता नहीं इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में 1,000 1,500 रुपए अकाउंटों में आ जाए। राइट। तो अब ये सवाल है कि जो ये महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे से तो दे नहीं रही है। राइट। दूसरा, उसके साथ में अदर ऐसे सब्सिडीज दी जा रही है। राइट। तो वो भी जो कमाई हो रही है स्टेट की उसी में से दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं उसमें कुछ आंकड़े आपके साथ दिखाना चाहूंगा कि भाई जो आज बहुत बड़े बड़े पोस्टर हैं, बैनर हैं, लगते हैं कि हमारा पंजाब रंगला पंजाब बन गया है और इतनी तरक्की कर ली है, इतनी करोड़ों रुपए की इसके अंदर निवेश हुआ है और आज भारत की टॉप इंडस्ट्रीज पंजाब के अंदर आ रही हैं। तो कुछ आंकड़े मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। तो ये आंकड़े बताएंगे कि हकीकत है क्या। प्रोपोगेंडा तो कोई भी कर सकता है। पीछे आपने देखा होगा कि जो मौजूदा सरकार है उसमें भी ये बोला गया कि हम फॉरेन जा रहे थे और फॉरेन जाके इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे थे कि वो आके हमारे स्टेट में निवेश करें, बट उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि अगर वो चले जाते और वहां से इन्वेस्टर ले आते तो पंजाब की डेवलपमेंट हो जाती। तो ये जो सारी बातें उछलती है ये चुनाव के बिल्कुल पास ही उछलती है। हकीकत देखनी जरूरी है कि भाई आप उसको कैसे पूरा करेंगे। अब ये एक नीति आयोग की 2025 में आई हुई एक रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट के अंदर भारत के 18 अलग अलग स्टेट्स हैं, वो 18 स्टेटों को इन्होंने लिया,
उसमें कुछ बुनियादी पैरामीटर बनाए। पैरामीटर में जैसे कि सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, दूसरा जो आज सरकार की कमाई है वो कमाई से क्या जो सरकार के ऊपर कर्ज है वो वापस कर पाएंगे। उसके बाद अगर आज वो कर्ज वापस करते हैं तो जो उनके पास कमाई होती है क्या वो कमाई उन जगहों पे लग रही है जिससे आगे चल के स्टेट की कमाई बढ़ सके, यानी इंडस्ट्री डेवलप हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्रियल पार्क बन सके। साथ ही साथ में जो सरकार की कमाई है वो सरकार किस तरीके से अपनी कमाई बढ़ा रही है। तो ये आप जो देखेंगे ये वो 18 स्टेटें हैं। इस 18 स्टेटों में इन्होंने 4 स्केल बनाए हैं और जो हमारा पंजाब है ये लाल सर में आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये लौती स्टेट है जो लाल दिख रही है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने आंकड़ों के हिसाब से इन 18 स्टेटों को रैंक दिया कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे। तो 5 तो पैरामीटर लिए कि सरकार कमाई कैसे कर रही है, सरकार खर्च कैसे कर रही है, जो सरकार के ऊपर ब्याज है वो ब्याज कैसे और रीपेमेंट कैसे हो रही है, क्या सरकारें अपना आने वाले स्तर में वो रीपेमेंट कर पाएगी, और आज जो कमाई है और जो खर्चा है उसका डेफिसिट क्या है। तो मोटा मोटा आम इंसान के लिए 5 पहलू के ऊपर अलग अलग रेटिंग करी गई। मैं इसमें दिखाना चाहूंगा कि 18 स्टेटों में से 18वें नंबर पे पंजाब है, यानी इन 5 आंकड़ों के हिसाब से सबसे नीचे पंजाब चल रही है। तो ये आंकड़ा है कर्जे के रूप में इन 5 पैरामीटर पे, यानी सरकार की कमाई, सरकार का खर्चा, सरकार के खर्चे और कमाई के बीच में गैप, जो उन्होंने लोन ले रखा है वो लोन की वापसी, और जो सरकार जिस तरीके से आज अपना पैसा खर्च कर रही है तो आगे चलते हुए वो लोन वापस कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इन सब बेसिस को लेके इन्होंने पैरामीटर बनाया। 5 पैरामीटर लिए, 5 पैरामीटर पे 18 स्टेट्स को कंपेयर करा और एक रैंकिंग दी कि वो रैंकिंग के हिसाब से वो स्टेट कहाँ खड़ी होती है। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे बड़े करीब से तो आप देखेंगे 18वें नंबर पे पंजाब है। तो ये आंकड़ा 2023 तक का कंपाइल करके दिया गया और जिसकी 2025 के अंदर ये रिपोर्ट आई है। मतलब तो कब से कब तक ये आंकड़ा, हाँ ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। एक तो आंकड़ा आया साल का पिछले बजटों को लेके, और एक आंकड़ा आया 2014 से लेकर 2023 तक। तो अब ये देखना चाहिए कि आज अगर हम सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज पंजाब विधानसभा की बात हो रही है, तो जो सरकारों ने डेवलपमेंट करी, सरकार का कैंपेन चला रंगला पंजाब, तो यानी डेवलपमेंट हुई, उन्नति हुई, निवेश हुए, रोड बने, प्रोजेक्ट बने, किसानों के लिए ये सब करा गया। तो ये जानते हुए आप हैरान होंगे कि ये जो रिपोर्ट 2023 की है उसके अंदर पंजाब सबसे नीचे सिर्फ 10 नंबर पे खड़े हैं वो। उसके साथ में इनकी जो एक और एनालिसिस है, जिस एनालिसिस के अंदर 2014 से लेकर 2021 तक और उसके बाद 2021 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा लिया गया है। तो अगर मैं देखूं पिछले 2014 से 2025 तक का आंकड़ा, सेम उसी में सबसे नीचे पंजाब। तो इसका मतलब है कि 10 साल में क्या तरक्की हुई कि जो 10 साल पहले 10वें नंबर पे था, 18वें नंबर पे था, आज वो फिर 18वें नंबर पे। तो ये भारत की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है, ये कोई हमारा बनाया हुआ दस्तावेज नहीं है। अब क्योंकि ये दस्तावेज पब्लिक के बीच में जाता नहीं, तो लोगों को जो पोस्टर बैनर लगा के डेवलपमेंट और सब दिखाई जाती है वो आंकड़े। इसका मतलब ये है कि आज पंजाब इस स्तर पे जुड़ा है कि पिछले 10 साल से किसी भी पैरामीटर पे वो बढ़ नहीं रहा आगे तरक्की के। अब अगर मैं इन सारी रिपोर्ट्स को देख लेता हूं और फाइनली ये देखता हूं, ये डेट इंडेक्स है, मतलब ये जो सरकार के ऊपर कर्जा है, इस कर्जे में सबसे आखिरी नंबर पे 0 पे पंजाब खड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज कर्जा जो स्टेट पे चढ़ा है उसको वापसी करने के लिए जो कमाई हो रही है उस तरीके की कमाई नहीं हो रही। जो कमाई हो रही है और जो ब्याज है, इंटरेस्ट, वो बढ़ा जा रहा है, और जो सरकार पैसे लेती है और जो पैसे खर्च करती है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि इससे ज्यादा कमाई हो सके। तो अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ये कारण है कि जो सरकारें हैं
और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो उनका प्रोपोगेंडा है और जो जमीनी स्तर है वो बिल्कुल अलग है। आप 2014 से जो सरकारें राज कर रही थी पंजाब पे और जो मौजूदा सरकार पर राज कर रही है, सब एक मतलब है। दोनों सेम है, हाँ, कोई बदलाव आंकड़े नहीं दिखा लाया। रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं 18 नंबर के 18 नंबर पे चढ़े और 2014 से लेकर 2025 में चढ़े। तो ये तो आंकड़ा दिखा रहे हैं ना कि जो नई सरकार आई, जिसने वादे करे कि हम यहाँ पे शिक्षा बढ़िया करेंगे, हेल्थ बढ़िया करेंगे, एजुकेशन बढ़िया करेंगे, निवेश आएगा, स्टेट में डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, बाकी सरकारों ने कर्जे ले रखे हैं, हम कर्जे वापस करेंगे। तो ये सारे जो वादे हैं ये तो कहीं पे भी नहीं दिखा रहा। उसके साथ में ये पैरामीटर वहीं का वहीं है, सारे वहीं के वहीं है, 18वें दर्ज पे। उसके साथ में ये एक बड़ी नामी जामी संस्था है जो भी बजट आता है उसकी एनालिसिस करती है। इसके अंदर जो इन्होंने एनालिसिस करके दी है उसके अंदर ये भी लेटेस्ट जो बजट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो एनालिसिस हुई है उसके हिसाब से अगर इसी तरीके के हालात रहे तो आने वाले टाइम के अंदर पंजाब की अपना लोन चुकाने की जो कैपेसिटी है वो नहीं रहेगी और धीरे धीरे जो पंजाब है वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। अब जब ये जैसे आंकड़े आ रहे हैं और ये सब दिखा रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अगर आज हम पंजाब को देखते हैं तो जहां राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं पंजाब की डेवलपमेंट की और ये आंकड़े कहीं नहीं दिखा रहे कि ये डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल। बट अगर जो एमएलए बने हैं नए और उनके पिछले 5 साल के हम उनके रिटर्न फाइल देखें तो ये देखेंगे कि जो एमएलए है उसने जो अपनी रिटर्न फाइल करी है वो जब चुना गया था तब उसकी रिटर्न क्या थी और आज जब 5वां साल चल रहा है तब उसकी रिटर्न क्या है। तो इसका मतलब जो एमएलए है जिसको विधानसभा पे डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दिया जाता है वो डेवलपमेंट उस पंजाब की तो दिख नहीं रही, बट जिस एमएलए को दिया जाता है उसकी डेवलपमेंट दिख रही है क्योंकि उसके इनकम टैक्स के रिटर्न बढ़ी है। अब जब इलेक्शन आएंगे तो कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनको दोबारा टिकट मिलती है, बट कई ऐसे उम्मीदवार आते हैं जिनको पहली बार टिकट मिलती है, बट सवाल ये सरकार तो वही है। तो आज जैसे हम लोगों ने दिल्ली में किया था, आज अगर हम वहां पे ये पूछे और हर संगत का हर वोटर का क्योंकि वो टैक्स पे करता है उसका सवाल है ये कि जो प्रतिनिधि चुना गया है वो एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट का बाई खाता पब्लिक में दिखाए, पब्लिक में दिखाए, यानी वो ये दिखाए कि मैं 4 साल से चुना हुआ हूं, मैंने 4 साल में 10 करोड़ रुपए खर्च करे, ये 10 करोड़ रुपए मैंने शिक्षा में खर्च करे, हेल्थ में करे, नशे के खिलाफ करे, जॉब में करे, पिंडों को बढ़िया बनाने में करे, रोड में करे, वो अपना 5 साल 4 साल का खर्चा दिखाए। राइट। अब जब वो खर्चा दिखाए और वहां ही लोग रहते हैं तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई ये खर्चा सिर्फ पेपर में हुआ है या वहां हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और अगर जो वो कह रहा है वो हुआ है तो ये तो साफ करता है कि दोबारा उसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए तो वो जीतेगा। तो ये सारी चीजें दिखाने का मकसद ये था कि आज पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड है उससे जो पंजाब जूझ रहा है तो नशा नंबर 1 टॉप पे है। दूसरा जो सबसे ज्यादा आज पंजाब को डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री की, वो डेवलपमेंट है वहां पे कंपनीज की, रोजगार की। अब सवाल आता है कि भाई अगर रोजगार की जरूरत है, इंडस्ट्रीज की डेवलप जरूरत है, तो जब इतने सारे इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम हो रहे हैं, देश विदेश में इतने चक्कर लगाए जा रहे हैं, और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो निवेश करने वाली कंपनियां 10 साल दिल्ली में रही सरकार उसके साथ जुड़े थे, अब वही सरकार जब पंजाब में है तो वो तो जुड़े ही हुए हैं, तो अगर वो यहाँ उनके साथ जुड़े थे तो वहां तो जुड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट वो जुड़ने में वो पैसा क्यों नहीं दिख रहा, वो डेवलपमेंट क्यों नहीं दिख रही, उससे पीछे कारण है कि आज जो वहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहां आप देखेंगे गैंगस्टरवाद चरम सीमा पे है, कोई भी नया इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे पैसे लगाना नहीं चाहता, और जब तक कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर आके पैसे नहीं लगाता, जितनी इंडस्ट्रियां वहां चल रही हैं वो सब मिलके इतना ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकती कि स्टेट तरक्की पर चली जाए। तो अगर आज हमें पंजाब को साडा खिड़दा पंजाब बनाना है या रंगला पंजाब बनाना है तो सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस तरीके का वहां पे एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट में आके भारत के बाकी हिस्सों से और विदेश से
लोग आके अपना निवेश करें और इंडस्ट्री सेटअप करें। अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है और वहां पे रोजगार बढ़ता है तो जो ये मसले हैं कि आज सरकारों को फ्री की राजनीति करनी पड़ रही है, सब्सिडियां देनी पड़ रही हैं, साथ ही साथ में उनको ये जुमले देने पड़ रहे हैं, ये सब रुक जाएंगे। क्योंकि अगर वही सरकार पैसा अपनी स्टेट की डेवलपमेंट में खर्च करके आगे नहीं बढ़ा पा रही तो वही सरकार कल को ये फ्री जुमलों के लिए पैसे लाके कहां देगी। तो निष्कर्ष इन बातों का कहने का ये है कि अगर आज एक सिंगल पॉइंट एजेंडा चले कि अगर वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कर सके, गैंगस्टरवाद को रोक सके और कारोबारियों को वहां पर आके एक अच्छा इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे सके, तो जितने भी ये 10 साल के अंदर 18वें नंबर पे पंजाब आज टिका हुआ है, बड़ी तरक्की पंजाब कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन सारी स्टेटों में अगर मैं देखूं और पंजाब में देखूं तो एक मूल डिफरेंस है। जितने लोग पंजाब से आज बाहर गए हैं, चाहे बाकी देशों में या जो लोग देश के अलग अलग स्टेटों में गए हैं, बड़े सारे लोग बड़े कामयाब करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं। बट बाकी स्टेटों में से इतने सारे लोग देश में और विदेश में जाकर इतने बड़े करोड़पति और वो नहीं बन पाए। तो जब इतने सारे करोड़पति, इतने सारे व्यापारी पूरे देश में और विदेश में पंजाब से निकले हुए हैं, तो आज वो अपनी पंजाब के अंदर अगर एक एक भी यूनिट लगाए तो हर जगह पे डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन बाबा जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने इतने सारे तथ्य दिखाए हैं, आपने कहा कि जितने भी एंगल देखा जाए तो पंजाब जो है वो बिल्कुल लास्ट में है, 10 नंबर पे है, 18 नंबर पे है और रेड दिखाई दे रहा है अगर इसको रिसर्च किया गया है। और आपने एक रिपोर्ट दिखाई कि कर्जे को लेकर बात की जाए तो कर्जे पर भी है। अब सवाल ये हो रहा है कि जो सरकार इस बार जीती थी तो वादे भी बड़े किए गए थे और लगातार एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि भाई पंजाब जो है अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके। और ये भी कहा गया था जब पंजाब जीते थे वो, तो ये भी कहा गया था कि दिल्ली का डेवलपमेंट देख के पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया है। फिर आप इस तरीके का जो खुलासा कर रहे हैं, इसमें मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि क्या 2014 से और फिर उसके बाद जो नई सरकार आई है बिल्कुल चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं हुआ है? मेरा तो सरकार जो दिखा रही है वो आंकड़ा क्या है? जो सरकार दिखा रही है, सरकार तो दिखा रही है कि हमारी डेवलपमेंट बहुत हुई है, निवेश हुआ है कई लाख करोड़ का। बट ये जो रिपोर्टें दिखा रही है ये दिखा रही है कि 5 साल में सिर्फ 10,000 करोड़ के आसपास निवेश हुए। तो जहां इतनी बड़ी स्टेट है 2,000 करोड़ रुपए हर साल के तो कुछ भी नहीं होते। दूसरा, इतना बड़ा कर्जा है सरकार के ऊपर, वो कर्जा कैसे वापस होगा अगर कमाई नहीं होगी? और दूसरा, अगर डेवलपमेंट इतनी बड़ी थी, और मैं तो कहना चाहूंगा कि मैं तो इस बात से हैरान हूं कि ये जो 10 साल का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, ये 10 साल के अंदर 18 नंबर पे पंजाब खड़ा है हर चीजों के पहलू को लेकर। मतलब किसी सरकार ने आकर ये काम नहीं किया है कि इसको 18 की जगह 5 पे लेके आए या 7 पे लेके आए। तो ये अब नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, मेरा तो है नहीं। तो सवाल ये है कि ये चीजें पब्लिक में क्यों नहीं आती? और दूसरी बात ये आती है कि जब आप देख रहे हो सरकार इतनी ग्रस्त है इन चीजों से, फिर सरकार कहती है फ्री बिजली, फिर सरकार कहती है फ्री पानी। अगर फ्री पानी, फ्री बिजली और कोई बड़ी बात नहीं, मैं फिर आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। आज जैसे वहां की आर्थिक व्यवस्था है, उसके बाद इलेक्शन के करीब आने के बाद आते ही सब महिलाओं के खाते में 1,000, 2,000 रुपए भी आ जाए। अच्छा, ये भी बड़ा मुमकिन है। और फिर आप देखें कि जो सरकार थी वो रिपीट होगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वादा निभा दिया, तो 2,000 रुपए आ जाए। वह तो 1,000 नहीं, 2,000 रुपए की है। तो मतलब ये आप ये आरोप लगा रहे हैं कि लॉलीपॉप देकर आ सकते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आरोप नहीं ला रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये तो बड़ा आसान है कि भाई जैसे ही इलेक्शन पास हो सारी बातें बुला दो, औरतों के खातों में 2,000 रुपए डाल दो और वो 2,000 आगे। तो क्या वो 2,000 रुपए के ऊपर राजनीति पंजाब की डिपेंडेंट है? तो संगत को दिखाना क्या चाहते हैं? संगत को मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, दिखा तो कुछ नहीं रहे। जो बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो पंजाब की जमीनी तौर पे अदर इकोनॉमिक्स के टाइम में बोले कोई डेवलपमेंट नहीं है। और सबके पीछे खामी ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली नहीं है। तो मैं संगत से ये अपील करूंगा कि हर एमएलए को जो चुना हुआ है 4 साल से अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको एक रिपोर्ट कार्ड अपनी
पब्लिक को देनी चाहिए, देनी ये उसका मूल अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर वो दिखा रहे हैं कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो बताएगा तो सही ना कि मैंने आज लुधियाने के अंदर इतना खर्चा करा, ये देखो। बट क्यों नहीं वो दिखाते? और अगर उन्होंने किया खर्चा तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी इस पूरी रिसर्च से और इस पूरे जो डिस्कशन है, इससे 2 पॉइंट निकल के आए हैं कि आज अगर हमें पंजाब को बचाना है और पंजाब को स्टैंड करना है, हमने यहाँ चाहे कि पंजाब का यूथ पंजाब से बाहर जाए, इतने बड़े लेवल पे जो नशा चल रहा है ये रुके, इन सबको बच्चों के पलायन से और साथ में नशे से लड़ने के लिए एक ही रास्ता निकल सकता है, वो है वहां पे इंडस्ट्री का आना, इन्वेस्टमेंट का आना। इस इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को आना के लिए वहां का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे गैंगस्टरवार रुके। दूसरा, लोगों को इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो एमएलए की रिपोर्ट मांगे। ये बजट तो हो गया स्टेट का, बट जो एमएलए को अपने 5-4 साल हो चुके हैं, 5वें साल चल रहा है, उसके अंदर जो एमएलए है वो अपनी रिपोर्ट कार्ड मांगे। तो संगत एमएलए से हिसाब मांगे, हिसाब दो। तो बड़ी जल्द आप ये देखेंगे कि पंजाब के अलग अलग जगहों पे हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कैंपेन भी कराएंगे जागरूकता का, सड़क खिड़ता पंजाब फेडरेशन से, कि आप 4 साल के बाद अपने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने चुने हुए एमएलए से हिसाब लें। ठीक है, चलो। और ये देखें कि वो हिसाब में डेवलपमेंट है कि नहीं। और जो पंजाब से बाहर पंजाबी और सिख हैं और जो पूरे दुनिया भर में पंजाबी सिख हैं, उन सबसे भी अपील है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों के हिसाब से पंजाब दिन बर दिन बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर वहां पे इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो पंजाब नहीं निकल सकता। और अगर सरकारें कोई फ्री सब्सिडी या फ्री में जुमले दे रही है, ये चीजों को और बदतर बना रही है, ना कि उसके अंदर खुशहाली ला रही। चले, तो देखा आपने किस तरीके से जो है नीति आयोग की तमाम रिपोर्ट्स और तमाम जो है जानकारी देते हुए बाबा इंद्रप्रीत नजर आए हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि जो सरकारें 2014 से रही है या जो सरकार मौजूदा रही है, वो अपना किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे और लगातार जो है सरकारें अपने मुद्दे दे रही हैं, लगातार सरकारें अपने कामों को दिखा रही हैं, लेकिन फिर बाबा इंद्रप्रीत जी ने जो है ये जो एजेंडा रखा है, जो खुलासा किया है, जो तस्वीरें दिखाई हैं कि भाई इतने लेवल से इतने लेवल पर पंजाब है और तमाम स्टेटों से पंजाब ही जो है मतलब बिल्कुल नीचे लेवल पर है। तो ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल संगत को ये बताने की कोशिश बाबा इंद्रप्रीत जी कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको किस तरीके से ध्यान देना है, किस तरीके से अपनी पार्टियों पर ध्यान देना है, किसको आपको चुनना है, क्या कोई लोकल का व्यक्ति है आपका। तो इस तरीके की जो है तैयारियां बाबा इंद्रप्रीत की चल रही है और इनका मकसद सिर्फ यही है कि भाई पंजाब को एक बड़े लेवल पर ऊंचा रखना है, पंजाब की संगत को जो है उसको भी बड़े ध्यान से, उनके कामों को बड़े ध्यान से रखना है। और इसी मुद्दे को लेकर जो है बाबा इंद्रप्रीत जी ने इन तमाम